दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, पहले अजान फिर नमाज दोस्तों। और अब आपको बता दीजिए बीएचयू के छात्रों ने एफटीआर पर भी बवाल खड़ा कर दिया, जिसको लेकर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। इसके बारे में आपको बताएंगे कि बीएचयू के जो छात्र हैं वो क्यों हंगामा कर रहे हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आजम खान को छुड़ाने की मांग जोरों पर। बोले आजम खान को छोड़ दो, मुसलमान आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जी योगी को चिट्ठी लिखी गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार को लोगों ने जमकर की आलोचना। बोले मोदी जी कहते हैं कि आज हिंसा और अराजकता दूर की जा रही है, लेकिन दोस्तों आप समझिए पूरे देश का क्या हाल है और किस तरीके से हिंसा फैल रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लिए केंद्र सरकार को क्यों केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्यों नसीहत दे रही है, उन पे क्यों ठीकरा फोड़ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें झारखंड के मंत्री हाफिज हसन का बयान। बोले अगर हमारा 20% घर टूटेगा तो तुम्हारा 80% भी टूटेगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार की जो केजरीवाल ने धज्जियां उड़ाई थी उस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लोग मजे ले रहे हैं मोदी जी के। बताएंगे कैसे अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के मजे लिए और वीडियो कल से ही वायरल है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का मायावती पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राष्ट्रपति जो है वो मायावती को बनाना चाहती है बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे मायावती ने पलटी मार दी है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लगातार बीएसएफ के जवान, जी हाँ आपको बता दोस्तों, लोगों को गौ हत्या के नाम पर यानी कि गौ तस्करी के नाम पर लोगों को पकड़कर मारकर फेंक देते हैं बांग्लादेश में, इसके बारे में बताएंगे। सीधे 50 किलो के दायरे में घुसने ना दिया जाए, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बात तो करने गए थे कोरोना के मामले में, लेकिन सरकार जो है पेट्रोल डीजल पर आ गई। बताएंगे दोस्तों कैसे मोदी सरकार की पोल खुल गई है। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले देश में अराजकता और नफरत फैला रही भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पहले हनुमान चालीसा की बात की गई कि अगर अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। उससे पहले दोस्तों हिजाब वाला मामला लाया गया। उसके बाद मुसलमानों का मीट बंद कराने की बात की गई, हलाल की। उसके बाद मुसलमानों को कर्नाटक में दुकान लगाने से रोका गया। अब एक और नया मामला सामने आया दोस्तों, जब बीएचयू के दोस्तों आपको बता दें बीएचयू के जो प्रिंसिपल है उन्होंने जब इफ्तियार पार्टी कराई तो वहां के जो छात्र है वो भड़क गए। उन्होंने जो यहाँ पर पुतला जला डाला। बोले यहाँ पर इफ्तियार वगैरह नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश में एक अलग ही नफरत की राजनीति चल रही है और ये राजनीति कौन कर रहा है, बीजेपी के लोग। अगर आप इन छात्रों की संख्या देखेंगे तो आपको दोस्तों 8-10 या फिर ज्यादा 50-100 छात्र नजर आएंगे। इनको छात्र नहीं कहा जा सकता दोस्तों। दरअसल ये बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता है जो अपने आप को छात्र बता रहा है और बजरंग दल और बीजेपी के कहने पर ही ये छात्र उत्पात मचाते हैं। इनकी सोच भी दोस्तों वही सोच है जो बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस की है और यही कारण है जो इन छात्रों ने दोस्तों इफ्तियार पार्टी देने पर उत्पात मचाया। सीधी सी बात है दोस्तों, देश में अगर किसी तरीके की नफरत फैलाई जाएगी तो उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर देश में इस तरीके की अराजकता और नफरत फैलाई जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो इस नफरत को खत्म करे। इन लोगों को जो लोग दोस्तों आज देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर तत्काल जो है यहाँ पर कार्रवाई हो, लेकिन दोस्तों उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने लिखी चिट्ठी। बोले फिलहाल जल्द से जल्द आजम खान को छोड़ दिया जाए। जी हाँ आपको बता दें योगी आदित्यनाथ को भी एक पत्र लिखा है। दरअसल आजम खान को छुड़ाने के लिए दोस्तों मौलाना शहाबुद्दीन ने एक योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और एक जो यहाँ पर नेताजी को पत्र लिखा है यानी कि मुलायम सिंह यादव को। उनका कहना है कि आजम खान ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आजम
खान ने बहुत मेहनत की है, उनको छुड़ाने के लिए आप लोगों को कोशिश करना चाहिए और मोदी जी से बात भी करना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि आजम खान को झूठे केसों में लगातार लंबा फंसाया गया है और यही कारण है जो अब चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि आजम खान को छोड़ दिया जाए। यह हमारी आपसे अपील है, मुसलमान आपके शुक्रगुजार रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को एक खुला पत्र जो यहाँ पर लिखा गया। आपको बताते चले दोस्तों, आजम खान की रिहाई को लेकर पिछले 26 महीने से कार्रवाई चल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी बेगुनाह को 26 महीने तक अंदर रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है और बीजेपी दोस्तों लगातार आम जनता के साथ यही कार्रवाइयां कर रही है। आपने और हमने बखूबी देखा दोस्तों कि लोगों को लंबे समय तक कर अंदर डाला जा रहा है। आप देख लीजिए दोस्तों, नवाब मलिक का कुछ लेना देना नहीं है बेचारों का, उनका सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी और बीजेपी का दोस्तों जो काला चिट्ठा था वो खोला। यही कारण दोस्तों जो अब नवाब मलिक को समझिए जेल के पीछे भेज दिया गया और अभी तक दोस्तों नवाब मलिक की जो है रिहाई नहीं हुई है, उनको जो है यहाँ पर बेल नहीं दी है। उनका बहुत पुराना मामला खोला गया है कि उन्होंने जो है दाऊद से जमीन खरीदी थी। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े होना है, चाहे वो नवाब मलिक हो चाहे आजम खान हो। जितने भी नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं उनको दोस्तों जेल में भेजा गया है। आपने देखा किस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर इसको दोस्तों फर्जी कार्रवाई ना बोला जाए तो फिर क्या बोला जाए। अब दोस्तों पता है इस वक्त अफसोस किस बात का होता है कि दोस्तों कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा और ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदायक बात है। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे यूजर्स के मैं कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, ये मैं अपना दिल से नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे यूजर के मैंने कमेंट पढ़े। वो यूजर्स पता है क्या लिख कर जाते हैं, वो लिख कर जाते हैं कि अब कोर्ट पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए आम जनता को क्योंकि अब इंसाफ मिलना मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, उमर खालिद की जी हाँ बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए दोस्तों कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप भी कहेंगे कि क्या सच में वाकई में कोर्ट को लगता है कि उमर खालिद ने ये टिप्पणी करके बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, या इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों किसी ने इस वर्ड का यूज नहीं किया। जिस तरीके से इस जज ने दोस्तों ये उमर खालिद से ये सवाल पूछा है, ये देखकर कह सकते हैं कि या तो ये जज जो भी हैं ये जज या तो दोस्तों प्रधानमंत्री के बहुत खास हो सकते हैं या फिर ये बीजेपी के जो है यहाँ पर बहुत बड़े फैन हो सकते हैं, क्योंकि इनका सवाल सुनेंगे आप तो आप भी हंस पड़ेंगे कि क्या वाकई में उमर खालिद ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया या इतना बड़ा पाप कर दिया। ये शब्द बोलकर, जो शब्द आजकल हर कोई बोल रहा है, आम जनता बोल रही है, विपक्ष के नेता बोल रहा है, अब वो शब्द क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। अब तक दोस्तों उमर खालिद को बेल नहीं मिली है। उनको आपको बता दें NRC CAA में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में NSA में उनको गिरफ्तार किया गया है और जो है यहाँ पर दोस्तों UAPA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। यही कारण दोस्तों जो उमर खालिद 2 साल से भी ज्यादा हो गया है जेल में वो बंद है। अब दोस्तों उनके बेल पर कल सुनवाई थी, लेकिन दोस्तों सुनवाई करते वक्त जज साहब ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। जज साहब ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री के लिए एक वर्ड यूज किया है, वो वर्ड है कि जुमलेबाज। क्या आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए था? थोड़ी तो सद्भावना रखना चाहिए आपको कि क्या वर्ड यूज करना और क्या वर्ड नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, आजकल हर दूसरा पत्रकार, चाहे वो अभिसर शर्मा हो, अजीत अंजुम सर हो, रविश कुमार सर हो या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो हर कोई दोस्तों प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बुलाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो कोर्ट के जज ने सवाल पूछा है कि क्या जुमलेबाज जो आपने वर्ड बोला था मोदी के लिए कि ये तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, क्या ये वर्ड सही था? आप कुछ तो जो है यहाँ पर आचार विमरता रखिए, यानी कि कुछ तो निमरता रखिए, कुछ तो इज्जत रखिए प्रधानमंत्री की। अब आप समझिए दोस्तों, इस वर्ड का हर कोई यूज करता है। मैंने ही दोस्तों इस वर्ड का 1000 बार यूज किया है, अभी फिर करता हूं कि प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज है। सब लोग कहते हैं जुमलेबाज हैं। आप समझिए, कांग्रेस के नेता कहते हैं जुमलेबाज हैं, जितने भी विपक्ष के नेता है वो प्रधानमंत्री को जुमलेबाज प्रधानमंत्री बताते हैं, आम जनता जुमलेबाज प्रधानमंत्री लिखकर जाती है। दोस्तों बहुत ही शर्म की और बहुत ही दुख की बात है कि उमर खालिद से एक इतने से सवाल का, आप समझिए, सिर्फ जुमलेबाज कहने पर कोर्ट ये पूछ रहा है कि क्या ये सवाल आपने सही करा था? जी हाँ, बिल्कुल सही करा था जज साहब। अगर आप आम जनता में और अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ होते तो आप भी कहते कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री। बेसिकली दोस्तों जुमलेबाज कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत बुरा वर्ड हो या फिर प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी हो या फिर प्रधानमंत्री के बारे में एक ऐसा शब्द बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। जुमलेबाज का मतलब होता है दोस्तों फेंकू,
यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन उनको पूरा नहीं करता। बेसिकली सेंटेंस का मतलब ये होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट का इस वर्ड का पूछने से क्या मतलब था। क्या कोर्ट को लगता है कि कोई गाली है, या फिर प्रधानमंत्री को बहुत ऐसा वर्ड बोल दिया था जो उमर खालिद से पूछा गया कि आपने इस वर्ड का यूज क्यों किया। दोस्तों आज दुख तो होता है कि कोर्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, आप समझिए, जो इस तरीके की सवाल पूछते हैं। और ये सच में बहुत ही शर्मनाक सवाल है, क्योंकि जुमलेबाज वर्ड कोई इतना बुरा वर्ड नहीं है दोस्तों, ये एक फेकू वर्ड होता है बेसिकली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार के घर पर दोस्तों इफ्तियार पार्टी। क्या नीतीश कुमार ने दोस्तों कर दिया है खेला। एक तरफ बीजेपी दोस्तों हिंदू मुसलमान की चाल चल रही है, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही है दोस्तों बीजेपी जिससे कि देश के वासियों को यह संदेश पहुंचे कि बीजेपी मुसलमानों के साथ है। बीजेपी दोस्तों मुसलमानों से दूरी बनाए हुए है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों ये कभी नहीं चाहेगी, यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके से इस मामले में घिरी रहे और मुसलमानों के सपोर्ट में आए। बीजेपी दोस्तों ना ही इफ्तियार पार्टी कराती है, ना कोई ऐसा काम करती है जो मुसलमानों के लिए हो। बीजेपी करती है 3 तलाक हटाना, मुसलमानों के लिए एक ऐसा कानून लाना जो उनके लिए पेड़ों की बेड़ियां बन जाए, सिविल केस को, सिविल चीजों को दोस्तों क्राइम में बदल देना, ये बीजेपी के कानून होते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो अब नीतीश ने गेम खेल दिया है। एक तरफ बीजेपी मुसलमान विरोधी बनी हुई है, तो नीतीश दोस्तों इफ्तियार पार्टी देकर साफ साबित कर चुके हैं कि वो बिहार में बिल्कुल भाईचारे के साथ ही चलेंगे। जो सब कुछ उन्होंने सीखा है, जो सब कुछ उन्होंने वक्त के साथ देखा है। नीतीश की एक बात मुझे ये अच्छी लगती है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अब तक का आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, चाहे एनआरसी हो, सीएए हो, उसको भी लागू करने से नीतीश ने साफ इनकार कर दिया था। यहां तक कि नीतीश ने यह भी कहा कि हिजाब वाला मामला यहां पर कोई लागू नहीं होगा, यहां पर सब वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। और यही नीतीश की सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है। लेकिन एक चीज है दोस्तों, जो कि यह है कि नीतीश को धीरे धीरे कर बीजेपी कमजोर कर रही है, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी सरकार बना सके और वो किसी तरीके से नीतीश को हरा सके। ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को दोस्तों सत्ता तो खोना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने की, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज देश अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है, और वो परिस्थितियां क्या हैं आप बखूबी देखना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चाचा शिवपाल का अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर हमें पार्टी से निकालना है तो हमें पार्टी से निकाल दो, अगर बीजेपी में भेजना है तो। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीते दिन चाचा शिवपाल के लिए एक बात कही थी, क्योंकि कई दिनों से दोस्तों जो शिवपाल है ना ही वो एसपी की मीटिंग में शामिल हो रहा है, ना ही वो अखिलेश से बात करना चाह रहा है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब से शुरू हुई है दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने चुनाव के तुरंत बाद एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें चाचा शिवपाल को बुलाया नहीं गया था। हालांकि दोस्तों हम मानते हैं कि इसमें अखिलेश यादव की गलती थी, उनको शिवपाल को बुलाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों हमेशा से यही माना जाता है कि चाचा भतीजे में बिल्कुल भी बनती नहीं है। अब यही कारण जो अखिलेश यादव ने बीते दिन बयान दिया था कि बीजेपी शिवपाल को ले ले, उनके लिए स्वागत है, हमारी तरफ से खुली छूट है। लेकिन दोस्तों अब चाचा शिवपाल ने इस पर अखिलेश को बयान पर जवाब दिया है। उनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव हमें बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो फिलहाल हमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें, यानी कि हमें निकाल दें। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि इसमें सियासत झलक रही है। एक तरफ तो शिवपाल आजम खान से मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको भड़काते हैं। दूसरी तरफ शिवपाल ये भी नहीं कह रहा कि वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। अब जब अखिलेश यादव खुद कह रहा है कि वो ले लें उनको बीजेपी में, अगर जाना है तो चले जाएं, लेकिन शिवपाल को यहां पर भी दिक्कत है। उनका कहना है कि हमें निकाल दे पार्टी से तो हम चले जाएंगे बीजेपी में। अरे भाई आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना तो मत जाइए। लेकिन दोस्तों यहां पर गलती दोनों की ही, अखिलेश की भी है, क्योंकि अखिलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवपाल ने दोस्तों अच्छे खासे वोटों से बाकायदा चुनाव को जीता जहां से वो खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने दोस्तों अपने चाचा को नहीं बुलाया। क्या दोस्तों ये अपने चाचा का अपमान नहीं था? ये अपमान था दोस्तों। भले ही हम और आप अखिलेश का सपोर्ट करते हो या ये कहते हो कि अखिलेश यादव आवाज उठा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव दोस्तों कहीं कहीं चूक जाते हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, केजरीवाल ने उड़ाया मोदी सरकार का मजाक। मीटिंग में दोस्तों केजरीवाल ने कुर्सी पर ही नींद पूरी कर ली, कभी अंगड़ाइयां ले लिए। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा था कि जो मोदी जी भाषण दे रहा है उस भाषण का ये कहीं ना कहीं जो केजरीवाल है दोस्तों उसका मजाक उड़ा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार की लाइव कॉन्फ्रेंस में दोस्तों सभी राज्यों के साथ मीटिंग हुई और केजरीवाल ने मोदी का मजाक उड़ा दिया। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी जो है यहाँ पर जो केजरीवाल थे उन्होंने ऐसे ही मोदी सरकार का मजाक उड़ाया था और अंगड़ाइयां ले रहे थे। और सच माने जाए तो ये बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन केजरीवाल को गलत भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि आपको बता दें कल जो पूरी परसों ये जो मीटिंग रखी गई थी, लाइव कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी, इसमें दोस्तों बेसिकली प्रधानमंत्री को ऑनलाइन जो है सबको भाषण देना था, किस पर? कोरोना पर। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री बहुत चालाक है, उन्हें पता है कि देश की जनता ये देख रही होगी कि मेरी मीटिंग चल रही है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। मोदी सरकार ने दोस्तों अचानक से कोरोना का टॉपिक चेंज कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का टॉपिक ले आए, जिसके बाद दोस्तों वही पुराना ज्ञान जो है पेलने लगे मोदी जी कि हमने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, अब राज्यों को भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहिए। सबसे पहला रीजन दोस्तों आप यहां पर केजरीवाल को देख सकते हैं कि केजरीवाल सर पर हाथ रखकर अंगड़ाइयां ले रहे हैं और उसके बाद केजरीवाल मुंह पर हाथ रखकर बैठे और फिर वो कुर्सी पर ही लेटने लग गए। इससे कि दोस्तों बीजेपी वाले भन-भना गए, बीजेपी वाले बिल गए कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री बात करने गए थे कोरोना पर, लेकिन पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी पर ही जो है विपक्ष को घेरने लगे। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि 40 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर देना ये कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं है। 50 एलपीजी पर एकदम 50 रुपीज बढ़ा दिए जाते हैं 50 रुपए। तो क्या सरकार से इस बात का हिसाब लिया जाएगा? आज जो गोदी मीडिया जो सरकार की मुखालफत तरफदारी कर रही है और वो ये कह रही है कि क्या सच में राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार है? आप समझिए दोस्तों मीडिया इतनी भोली बन रही है जैसे कि मीडिया को पता ही नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार के हाथ में। और जिस तरीके से मोदी सरकार 40 रुपए बढ़ा रही है, 40 रुपए, और से ये साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार पर ही इसका ठीकरा फूटना चाहिए। और जो भी जो यहाँ पर केजरीवाल ने किया वो सही नहीं कहा जा सकता उसको, लेकिन गलत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि केजरीवाल समझ चुके हैं कि मोदी सरकार कौन सी राजनीति कर रहा है। वो सबको गलत बताकर दोस्तों प्रधानमंत्री 2024 के लिए अपने आप को सही साबित करने में लगे। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री को इतना भी नहीं पता कि केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, अब राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वाह मोदी जी वाह, अपना सारा ठीकरा जो है वो आपने राज्य सरकारों के ऊपर फोड़ दिया। जी हाँ, देश में आप दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका सारा का सारा इल्जाम जो है वो आप हम पर लगा रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों आज जो देश के हालात बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका केंद्र सरकार की है। जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी ही है। और उसके बाद भी देश में क्या चल रहा है ये बखूबी आप देख सकते हैं। इस देश का अगर प्रधानमंत्री दोस्तों कांग्रेस की तरफ से कोई होगा तो आप समझिए बीजेपी अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि पीएम के पद पर ही रहकर नरेंद्र मोदी बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। और वो किस तरीके से आप समझते हैं खरीद फरोख्त होती है, जितने भी विधायक है उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दूसरे की सरकार गिरा दी जाती है। लेकिन जिस दिन पीएम बदल गया जाहिर सी बात है बीजेपी के हाथ से सारी ताकत गई। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके